So hello everyone and welcome back to my channel and welcome back to your favorite PYQ revision series. As you all know कि एग्जाम्स हमारे बहुत नज़दीक आ गए हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेटर बनाने के लिए हम लोग चला रहे हैं ये PYQ रिविजन सीरीज, जहाँ पे हम लोग अपने सिलेबस को सेक्शन वाइज क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग को रिविजन मिल रहा है, प्रैक्टिस मिल रही है एंड वी आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली कमिंग टू नो ऑफ सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट, जिससे आपको नए नए चीज़ों को जानने में क्वेश्चंस के थ्रू ही बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड है इंग्लिश इन इंडिया वाले सेक्शन में। ये जो आपका सेक्शन है बात करता है पूरी तरीके से इंग्लिश के बारे में कि कैसे आपके कॉलोनीज के टाइम पे ब्रिटिशर्स जो हमारे देश में रूल करने आए थे वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज को लेके आते हैं, तो उसकी हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशन एंड आपके इंग्लिश लैंग्वेज का करंट स्टेट इंडिया में क्या है, इसके बारे में ये पूरा आपका सेक्शन डेडिकेटेड है। इसके अंदर हम लोग काफी सारे बिल्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारे चार्टर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ रिफॉर्मर्स, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, देन हमारे महात्मा गांधी हो गए। इनका क्या रोल रहा हमारी इंग्लिश एजुकेशन या फिर हमारी इंडियन एजुकेशन में, वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ते हैं। यू हैव टू ऑल्सो कीप दिस इन माइंड कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, आपके पेपर 1 में हायर एजुकेशन में भी आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल फॉर यू, बिकॉज जो भी कॉन्सेप्ट आज आप इस वीडियो के थ्रू पढ़ने वाले हो वो बोथ आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में काम आएंगे। सो दिस इज वेरी गुड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो हम लोग से क्या पूछ रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल्दो इंग्लिश वाज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज, इट वाज अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ। आपसे पूछा गया है कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक इंडियन लैंग्वेज तो थी नहीं, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोग को आजादी के बाद आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा उसको क्या स्टेटस मिलता है। तो आपका यहाँ पे आपको पॉज करना है एंड मेरे वीडियो को एंड अपना आंसर अपने माइंड में सोचना है, देन आपको फिर मेरा आंसर देखना है। सो आई होप यू हैव डन दिस। आपका आंसर यहाँ पे बन जाता है इंग्लिश बिकेम योर एसोसिएट लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये एसोसिएट लैंग्वेज क्या है ये हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप सब लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश को आजादी कब मिली थी? 1947 में। भाई अंग्रेजों के जाने के बाद हम लोग को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, जो बाय 1950s हम लोग का तैयार होता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हम लोग के जितने भी अथॉरिटेरियल मेंबर्स थे वो लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए। तो हम लोग की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या सोची गई कि हम लोग की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी। जैसे ही इन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जितने भी हमारे ऐसे स्टेट्स थे बेटा जो आपके नॉन हिंदी स्पीकर्स के जो स्टेट्स थे उनके बीच में बड़ी टेंशन एंड बड़ी प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग को तो हिंदी आती नहीं है, हम लोग किस तरीके से डील करेंगे अगर हम लोग के सारे ऑफिशियल पेपर्स, अथॉरिटी एंड एवरीथिंग विल बी इन हिंदी। तो ये एक वैलिड पॉइंट था एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हम लोग को फिर इस चीज में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा, जिसमें हम लोग को आर्टिकल, आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आर्टिकल 343 के तहत ये बताया गया कि हिंदी को हम लोग एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं देखेंगे। हिंदी हमारी बन जाती है बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंग्लिश हमारी बन जाती है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम लोग नॉन हिंदी स्टेट से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर वो अपने ऑफिशियल काम इंग्लिश में कर सकते हैं, ये हम लोगों को पता चला। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लिश का स्टेटस हमारे लिए क्या रहा? इंग्लिश बन गई हमारे लिए एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आई होप सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, पर अगर नहीं पता था तो आज आपको पता चल गया। ठीक है, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैरायटी ऑफ इंग्लिश यूज्ड बिटवीन नॉन नेटिव स्पीकर्स हु डू नॉट शेयर अ फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड। नाउ सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं एंड नॉन नेटिव स्पीकर्स कौन होते हैं। मैंने अपनी लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एंड पेडागोजी वाली वीडियो में ये बात बहुत अच्छे से समझाई है कि नेटिव लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज में हम लोग जन्म लेते हैं, जो हम लोग के इमीडिएट इन्वायरमेंट में होती है और बचपन से ही हम लोग बोलते हैं एंड उसको सीखते हैं हमारे माता पिता से, हमारे स्कूल से या हमारे इमीडिएट एनवायरनमेंट से। वो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। तो ये आप सब लोग मानेंगे कि इंग्लिश हम लोग की नॉन नेटिव लैंग्वेज है। भाई हम लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज में जन्म नहीं लिया है, तो ये हम लोग क्या बन गए? नॉन नेटिव स्पीकर्स हो गए इंग्लिश के। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैरायटी ऑफ इंग्लिश यूज्ड बिटवीन नॉन नेटिव स्पीकर्स हु डू नॉट शेयर अ फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड। अगर आप
एक ऐसे बंदे हो, जैसे आप सपोज आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, आप जाते हो साउथ में जो अपनी एक लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो आप दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल भी सेम नहीं है। हिंदी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, तमिल उसकी नेटिव लैंग्वेज है। जब आप दो नॉन नेटिव स्पीकर्स मिलते हो तो आप किस लैंग्वेज में बात करोगे? वहां पे काम आती है बेटा आपकी इंग्लिश की, और इन दिस केस आपकी इंग्लिश कहलाती है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका ये जो टर्म है हम लोग उस लैंग्वेज को देते हैं जो आपके नॉन नेटिव स्पीकर्स के टाइम पे सिनेरियो में बात करने के काम आती है। कि आप अगर चाइना जा रहे हो तो आपको चाइनीज नहीं आती है, या फिर चाइनीज बंदे को आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इंग्लिश विल कम एट रेस्क्यू एंड वो आपकी मदद करेगा। दिस विल बिकम अ लिंगुआ फ्रैंका। चाइनीज बंदा भी इंग्लिश में बात कर लेगा एंड आप भी इंग्लिश में बात कर लोगे एंड आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ब्यूटीफुली बन जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर है कि लिंगुआ फ्रैंका हमारी वो ब्रिज लैंग्वेज बनती है जो दो नॉन नेटिव स्पीकर्स को कम्युनिकेट करने में मदद करती है। ठीक है, क्लियर होगा ये पॉइंट आपको? इसमें समझाने वाला जो था वो मैंने आपको ओरली समझा लिया। ये है हमारा अगला क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट 1 हम लोग से पूछा गया है, द ओरिएंटलिस्ट इन ब्रिटिश इंडिया वर नॉट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द इंडियाज एंशिएंट लर्निंग। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग को कनेक्शन नहीं बिठाना होता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स हम लोग को ढूंढना होता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हम लोग से कि आपके जो ओरिएंटलिस्ट थे, अब ओरिएंटलिस्ट कौन थे ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी, कि जो ओरिएंटलिस्ट एक ग्रुप था वो सिंपैथेटिक नहीं था कि इंडिया को उसकी एंशिएंट लैंग्वेज या फिर एंशिएंट लर्निंग के बारे में पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल भी इस बात के सहमति में नहीं थे। ये आपका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, विलियम जोन्स थॉट दैट इन इमेजिनेशन, इन रैटियोसिनेशन एंड इन फिलॉसफी इंडियंस वर बाय नो मींस इंफीरियर टू यूरोपियंस। अब ध्यान से इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखो। ये स्टेटमेंट्स दोनों उसी बच्चे से बनेंगे जिसको पहली चीज पता होगा कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे और उनका थॉट क्या था, एंड दूसरा उनको पता होना चाहिए कि ये विलियम जोन्स कौन था। तो इसका आंसर देने से पहले आई विल टेल यू बोथ, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए। ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए थे, ठीक है, आई विल राइट है ब्रिटिश रूल, ठीक है, हमारे देश में आए थे, तो ऑफ कोर्स वो लोग इंग्लिश को प्रेफर करते थे कि भाई इंग्लिश ही आपके इंडियंस को सिखानी चाहिए, वही उनको अपलिफ्ट करेगी। और एक तरीके से उनका अपना भी एक बोल सकते हैं कि इंटेंशन था कि इनको इंडियंस को इंग्लिश सिखाएंगे तभी तो ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग और बाकी चीजों में हमारी हेल्प कर पाएंगे। तो ऐसे टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके बेटा आपके बन गए थे इंडिया में दो तरीके के गुट। एक आपका गुट बन गया था एंग्लिसिस्ट, ठीक है, एंग्लिसिस्ट का, एंड दूसरा ग्रुप बन गया था आपके ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। एंग्लिसिस्ट वो सारे बंदे थे जो कहते थे कि भैया आपकी जो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस हैं, हिंदी लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस है, वो एजुकेशन के काम नहीं आने वाली हैं, एंड आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट्स, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस आप लोग पढ़ो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ो। एंग्लिसिस्ट जो थे वो पूरे इस व्यू के थे और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। आपके जितने ओरिएंटलिस्ट थे बेटा उनका ये मानना था कि नहीं भाई, हमारी जो एक्चुअल लैंग्वेजेस हैं, हमारी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, हमारी रीजनल लैंग्वेज है, हमारी जितनी भी इंडिया की एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको भुलाना नहीं चाहिए एंड उसी को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये हमारे दो गुट बन जाते हैं। यहां पे आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 में कहा गया कि जो ओरिएंटलिस्ट थे वो सिंपैथेटिक नहीं थे, कि इंडिया की एंशिएंट एजुकेशन के लिए वो सिंपैथेटिक नहीं थे। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट 1 है वो पूरी तरीके से गलत बन जाएगा, क्योंकि आपके ओरिएंटलिस्ट ही बेटा वो बंदे थे जो कह रहे थे कि इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस हैं। ये आपके ओरिएंटलिस्ट की सोच थी, वेरएस एंग्लिसिस्ट बिल्कुल अलग सोचते थे, वो सिर्फ इंग्लिश के बारे में सोचते थे। विलियम जोन्स आपके एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट थे बेटा, जो आपके काफी सारी लैंग्वेजेस को पढ़ के आए थे, आपके अरेबिक, पर्शियन, फ्रेंच, आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस को पढ़ के आए थे। एंड ये इंडिया बेटा जब आते हैं तो इंडिया आके, क्योंकि ये लिंग्विस्ट थे, ये पढ़ते हैं संस्कृत भाषा अपनी, ठीक है। संस्कृत भाषा पढ़ने के बाद इनके मन में ये आता है कि नहीं भाई, ओरिएंटलिस्ट वाले गुट में, ये ब्रिटिशर होने के बाद भी ओरिएंटलिस्ट वाले गुट में आ जाते हैं और कहते हैं कि इंडियंस किसी भी हिसाब से यूरोपियन से इंफीरियर नहीं है और ये हमारे इंडियंस का सपोर्ट करते हैं एंड उनकी लैंग्वेजेस को बढ़ावा देते हैं। तो आपका इस पूरे
समझ में आ गया होगा आपको, और इससे आपको आपका आंसर मिल जाता है कि आपका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, वेयर स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। तो ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको इसके थ्रू पता चला, एंड ये भी पता चला कि विलियम जोन्स जो है वो आपके ब्रिटिशर होने के बाद भी आपके ओरिएंटलिस्ट का पार्ट है, एंड वो सपोर्ट कर रहे थे हमारे इंडियंस को, एंड उनको किसी भी तरीके से यूरोपियन से कम नहीं समझते थे। ठीक है, ये बातें आपको सारी क्लियर हो गई। व्हेन हमारा जब भी कोर्स आएगा इंग्लिश इन इंडिया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, और ये आपके लिए एक कुछ एक्स्ट्रा सी चीज है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, आई थॉट कि ये मेरे बच्चों के पास होनी चाहिए। विलियम जोन्स ने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। हम लोग ने देखा ना कि जो हमारे विलियम जोन्स है वो रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो हमारे बात करते थे कि लर्निंग हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। वो नहीं मानते थे कि भैया आप लोग एक बंद स्कूल में ले जाके बच्चों को पढ़ाओ, वो मानते थे कि खुले में आपको पढ़ाना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाना चाहिए। ठीक है, देन हमारे थॉमस मकाउले, जिनका मकाउले इस मिनट है, ऑफ कोर्स ये आपकी इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। महात्मा गांधी आ जाते हैं, ये आपके क्रिटिकल हैं आपकी इंग्लिश एजुकेशन को लेकर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लोग अपने नोट्स में इसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टू whom did राजा राम मोहन रॉय write in 1823 his letter seeking the introduction of English education in India? सबको पता है, हम सब लोग ने बचपन में हिस्ट्री पढ़ी है कि हमारे राजा राम मोहन रॉय बहुत बड़ा नाम है हमारे हिस्ट्री में, हमारे रिफॉर्मेशन में। चाहे हम लोग की हिस्ट्री में हम लोग ने इनको पढ़ा है कि विलियम बेंटिक के साथ, आपको पता होगा ये जो बंदा है विलियम बेंटिक के साथ इन्होंने मिलके आपके राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का एंड किया था। इनके साथ मिलके इन्होंने हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज को भी यहां पे क्या किया था, स्थापित कराया था। पर यहां पे क्या बात हो रही है कि राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के लिए किसको लेटर लिखा था? आधे से ज्यादा बच्चे जो जानते होंगे कि भैया आपके जो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय की जोड़ी फेमस है, तो वो विलियम बेंटिक को क्लिक करके चले आएंगे, जबकि आपका आंसर है लॉर्ड एमहर्स्ट। ये बहुत ही फेमस इनका एक लेटर था, राजा राम मोहन रॉय ने लिखा था 1823 में लॉर्ड एमहर्स्ट को, रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई हम लोग को, आप लोग इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन ही दीजिए, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग ही वाज सच अ ग्रेट रिफॉर्मर। ये मानते थे कि इंडिया के फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारी कंट्री के लिए इंग्लिश लैंग्वेज हमारा एक बहुत बड़ा गेटवे बनेगी। आप आज की डेट में देख भी सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ने हम लोगों के लिए कितने सारे दरवाजे खोल दिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अवर वर्नाक्युलर एंड रीजनल लैंग्वेजेस। बट इनका ये मानना था कि फ्यूचर में अगर हमारे देश को इंग्लिश की मतलब इंग्लिश मिलती है, एजुकेट किया जाता है हमारे इंडियंस को इंग्लिश में, तो उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपके राजा राम मोहन रॉय ने लेटर लिखा था लॉर्ड एमहर्स्ट को कि मेरे इंडियंस को इंडियन एजुकेशन मिलनी चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको रिवीजन अच्छा मिल रहा होगा या फिर बहुत सारी नई चीजें पता चल रही होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन बच जाता है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं क्लियर होता है इंग्लिश इन इंडिया में, बहुत परेशान हो उसको लेके, तो नीचे कमेंट कर देना एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India. ठीक है, all funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone. Who made the comment given above? ये जो आपका पूरा कमेंट है, जो ये बोला जा रहा है कि इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो ये है प्रमोट करना वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेजेस, साइंस एंड लॉ एंड एवरीथिंग। किसको हम लोग को ये सब पढ़ाना है? इंडियन नेटिव्स को हम लोग को ये पढ़ाना है, एंड हम लोग तभी फंड उठाएंगे, तभी इनको फंड्स देंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्रोपोगेशन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। ये बात किसने बोली है? ये बात आपके बोली है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ये हम लोग के पहले यहाँ पे गवर्नर जनरल बनते हैं, एंड हमारी इंडियन एजुकेशन के लिए भी ये बहुत सारी चीजें करते हैं, काफी सारे कॉलेजेस को खोलते हैं। एंड विलियम बेंटिक का हम लोग ने जैसा पहले भी देखा कि राजा राम मोहन रॉय के साथ काफी सारे अनऑर्थोडॉक्स जो हमारी प्रथाएं थी उनका ये अंत करने का काम करते हैं। इनका अलोंग विद लॉर्ड मकाउले 1835 में इनके काफी सारे चार्टर्स निकलते हैं जो आपको आगे पता चलेगा या पता ही होगा। मकाउले मिनट जो आपके लॉर्ड मकाउले प्रपोज करते हैं कि
हमारे जो इंडियंस हैं वो इंडियन इन ब्लड होने चाहिए बट इंग्लिश इन थिंकिंग होने चाहिए, ये इनका मानना था। तो इनका ये मानना था कि हम लोग नेटिव इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन में पूरी तरीके से ढाल लें और उसी के लिए ये लोग उसको फंड करना चाहते थे। ठीक है, in 1835 which of the following languages was replaced by English as the official language of East India Company? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो विलियम बेंटिक हैं बेटा, उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए थे हमारे इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसके जरिए वो लोग यहाँ पे आए, पहले वो लोग यूज करते थे आपकी पर्शियन लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे इंडिया में हम लोग आ चुके हैं, एक एक चीज आपको क्या यूज करनी है, इंग्लिश। इंग्लिश प्रोपगेट करना है, वेस्टर्न कल्चर पूरा यहाँ लेके आना है। तो कौन सी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, पर्शियन से ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज में स्विच कर जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, When did आपके थॉमस बैबिंगटन मकाउले हैं ये, प्रेजेंट हिज मिनट्स ऑन एजुकेशन एडुकेटिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंग्लिश इन इंडिया के ये पूरे सेक्शन में, एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू सी क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस, या फिर आपका वुड्स डिस्पैच, या फिर आपके विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन सारे लॉर्ड्स में से आपके क्वेश्चंस जरूर आते हैं। एंड ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। मैं ये जो आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस लेके आई हूं ना, उनको किसी ना किसी फॉर्म में आपके ओवर ईयर्स सेम छाप के बिल्कुल रिपीट कर दिया गया है। तो आप इन क्वेश्चंस को अगर क्लास में अच्छे से सुन लेते हो और उसको अपने दिमाग में फिट कर लेते हो, तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आपके ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाए एंड आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो 1835 में इनका मकाउलिस मिनट आता है। ये तो हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट हम लोग कभी भी याद नहीं रखते। जो आपकी एग्जैक्ट डेट है वो है 2 फरवरी 1835। मकाउले मिनट हमारे लॉर्ड मकाउले लेकर आए थे। ठीक है, मकाउलेस मिनट ऑफ 1835 सॉट टू, मतलब आपका जो 1835 में मकाउलेस मिनट आया है वो क्या कहता है, मतलब उनके जो प्रोपगेशन स्टाइल है वो क्या मानते थे, क्या करना चाहते थे, वो आपको इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है। तो आई विल रीड एवरी स्टेटमेंट फॉर यू। प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग द नेटिव्स, तो ये बिल्कुल सही होगा। आई टोल्ड यू कि विलियम बेंटिक और लॉर्ड मकाउले साथ में मिलकर काम कर रहे थे। वो लॉर्ड आपके जनरल थे, तो वो बहुत सारी चीजों को जो ये प्रोस्पेक्ट लेके आएंगे उसको लागू कराने का काम आपके विलियम बेंटिक का था। तो इन्होंने ये चीज प्रपोज की थी कि यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस को हम लोग को बढ़ावा देना है हमारे इंडियन नेटिव्स के सामने। Impart knowledge of English literature and science through translated text। translated text उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके हम लोग को प्रमोट कराना है। तो क्या आपके ये जो मकाउले हैं वो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में बिलीव कर रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपने अगर मेरी लैंग्वेज एंड पेडागोजी वाली क्लास की है तो आपको ये चीज पता होगी कि आप आई हैव टॉक्ड अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है वो टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका काम करता है। तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एनकरेज ब्रांचेस ऑफ नेटिव लर्निंग बाय मोर यूजफुल स्टडीज। क्या आपके मकाउले जो हैं वो आपकी नेटिव लैंग्वेजेस और नेटिव लर्निंग को बढ़ावा देंगे अपने मकाउलेस मिनट के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा। Stop expenditure on the publication of Oriental works and spend funds only on English education। बिल्कुल सही। मैंने आपको विलियम बेंटिक के प्रोस्पेक्ट्स के थ्रू भी ये बात बताई कि इन दोनों का ये मानना था, बहुत बुरी तरीके से ये लोग अटल थे इस बात पे कि वेस्टर्न एजुकेशन, आपकी वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न लॉ को हम लोग को यहाँ पे लेके आना है। किसी भी तरीके से हम लोग आपकी ओरिएंटल लैंग्वेजेस क्या हो गई, इंडिया की सारी लैंग्वेजेस, रीजनल हो, वर्नाकुलर हो, उन पे हम लोग खर्चा नहीं करने वाले हैं कि हाँ भाई उनको पढ़ाने में हम लोग अपना क्या कहते हैं योगदान दे रहे हैं। जैसे आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे पंजाबी स्कूल्स हैं जो पंजाबी लैंग्वेज का उनका एक पीरियड होता है, उनकी किताबें होती हैं, उनका करिकुलम होता है, उसको बढ़ावा देते हैं। नॉर्मल बच्चे भी पंजाबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो इनका ये मानना था कि किसी भी तरीके से हम लोग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को बढ़ावा नहीं देंगे, पैसा खर्चा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के लिए देंगे। तो ये आपका आंसर बन जाता है। आपका आंसर है ए एंड डी। आपको क्लियर हो गया होगा कि मकाउले मिनट क्या प्रपोज कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपसे पूछा गया है इन चारों ऑप्शंस के जरिए कि हमारी इंग्लिश इन इंडिया का मैग्ना कार्टा क्या है, या कौन सा पर्टिकुलर जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो है आपका 1698 का मिशनरी क्लॉज है,
आपका 1882 का इंडियन एजुकेशन कमीशन है, या फिर आपका 1835 का मकाउलेस मिनट है, या फिर आपका 1854 का वुड्स डिस्पैच है। तो यू ऑल मस्ट नो, इसमें कंफ्यूजन काफी बच्चों को हो सकता है, काफी बच्चों को लग सकता है कि नहीं यार मकाउले वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैग्ना कार्टा माना जाता है आपका ऑफ इंडियन एजुकेशन इन द कॉलोनियल पीरियड वुड्स एजुकेशन ऑफ 1854 बाय वुड्स एजुकेशन एंड आपका मकाउले मिनट। किसी भी हालत में आपको छोड़ के नहीं जाना है, चाहे आप पेपर 1 पढ़ रहे हो चाहे पेपर 2, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वुड्स डिस्पैच, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस में ऐसे लेके आई हूं, कनेक्टेड हैं, ये आपके अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग ईयर में आए हैं, बट क्योंकि आई वांट कि अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ो तो उससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, इसीलिए आपको कनेक्टेड क्वेश्चंस दिखेंगे। वुड्स डिस्पैच 1854 में जो ये आया था वो क्या प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहा था? इम्पार्ट वेस्टर्न नॉलेज टू इंडियंस, भाई ये तो ये लोग करने ही वाले हैं। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग इन इंडिया, क्या ये आपके रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंग्लिश लर्निंग इन इंडिया को? इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एजुकेट ब्रिटिश ऑफिसर्स इन संस्कृत एंड पर्शियन, क्या ये लोग इस बात को बढ़ावा देंगे कि जो ब्रिटिशर्स आए हैं वो संस्कृत और आपके पर्शियन पढ़े? बिल्कुल भी नहीं। क्रिएट अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, क्या आपके वुड्स डिस्पैच के थ्रू क्या ये पब्लिक सर्वेंट्स बनाना चाहते थे? तो आपका आंसर है जी हाँ, आपका ए पॉइंट एंड डी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है। वुड्स डिस्पैच वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इंडियंस कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन एजुकेशन को फॉलो करना है एंड आपके क्रिएट अ क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। आप सबको पता होगा कि ब्रिटिशर्स वांटेड टू टीच अस इंग्लिश नॉट फॉर आवर बेनिफिट, कि भाई ये लोग अपलिफ्ट हो जाएं, ये लोग दुनिया में अच्छा नाम कमाएं, ऐसा नहीं था। वो लोग अपने लिए जीवन आसान करना चाहते थे, पावर कंट्रोल करना चाहते थे। भाई कोई एक छोटा सा बच्चा होता है, हम लोग जब उसको नई भाषा पढ़ाते हैं तो वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट होता है? हम लोग पे, कि भाई आप ही हम लोग को पढ़ाएंगी, मुझे तो कुछ इसके बारे में नहीं आता है। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टीच समवन, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डोमिनेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो आपके ब्रिटिशर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आप लोग थोड़ा सा ब्रिटिश वुड्स डिस्पैच के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग को आना चाहिए। थोड़ा सा क्या, इन सारे पॉइंट्स के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आई वांट यू कि आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा देखें। ठीक है, द वुड्स डिस्पैच फर्स्ट थ्रोस लाइट ऑन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द कंपनी इन इंडिया। आपका जो वुड्स डिस्पैच है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि आपकी इंडिया, जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी एजुकेशनल पॉलिसी में कि इंडिया की एजुकेशन क्या होने वाली है। ठीक है, वुड सजेस्टेड प्राइमरी स्कूल्स मस्ट अडॉप्ट वर्नाक्युलर लैंग्वेज, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल के स्कूल्स थे वहां पे आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज पढ़ाई जा रही थी। हाई स्कूल्स में वो अडॉप्ट करें एंग्लो वर्नाक्युलर लैंग्वेज, और कॉलेज लेवल पर आते आते वो पूरी तरीके से आपकी जो मीडियम हो जाए वो इंग्लिश लेवल, कॉलेज लेवल इंग्लिश उनको आनी चाहिए। ये आपका प्रपोज किया था वुड्स डिस्पैच ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद जरूर कर लेना। His main objective is to impart Western knowledge and information about Western culture to the Indians। ये हम लोग ने मकाउले में भी देखा और वुड्स डिस्पैच में भी देखा। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ब्लू से दिखाई दे रही है कि इस चीज को बढ़ावा करने के लिए या फिर इसको पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स में आपके यूनिवर्सिटीज बनवाई। एक है आपकी कैलकाटा में, एक है आपकी बॉम्बे में और मद्रास में। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि वुड्स डिस्पैच ने कौन सी 3 जगहों पे अपनी कौन सी 3 प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटीज खोली थी, तो इसको यहीं के यहीं लर्न कर लेना। एंड आपका लास्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटीज वर टू बी मॉडल्ड आफ्टर लंदन यूनिवर्सिटी। भाई ये तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि आपकी इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी हो एंड बिल्कुल इंडिया के हिसाब से वो बनी हुई हो। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे इन्होंने बनाई थी। एंड इनका कौन कौन सी लैंग्वेजेस इनके यहाँ थी? द यूनिवर्सिटीज वो टू ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स नॉट ओनली इन इंग्लिश but also in Arabic, Sanskrit, Persian as well as law and civil engineering। ये एक हम लोग को नई चीज यहाँ पे देखने को मिलती है जो आपकी मकाउले मिनट से वुड्स डिस्पैच में अलग है। मकाउले मिनट किसी भी हालत में किसी और लैंग्वेज पे फंड्स नहीं देना चाहता था, पर यहाँ पे आपकी काफी सारी लैंग्वेजेस को दिया गया है। इस पूरे पेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसी से ही आपके वुड्स डिस्पैच के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे चलेंगे और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
Which of these departments did Wood's dispatch of 1854 recommend setting up at the universities? आपकी यहाँ पे कौन से मतलब पूछा गया है कि कौन सी आपकी लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटीज में बोली गई थी कि ये आपको पढ़ानी है। तो आपका आंसर है ए, बी एंड डी। हम लोग ने अभी अभी देखा, एक है अरेबिक, दूसरी है आपकी इंग्लिश एंड तीसरा है आपका लॉ। फ्रेंच वगैरह नहीं पढ़ानी थी, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस जो की लिस्ट मैंने जो आपको दी वो आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। देखो मैंने जो बताया उससे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है एंड यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो जाते हैं भाई। या क्वेश्चंस तो आपके बहुत सारे हैं इंग्लिश इन इंडिया में। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे एग्जाम्स नजदीक है एंड आई वांट कि मेरी इंग्लिश इन इंडिया तैयारी हो चुकी है, मुझे बस एक साथ उनके क्वेश्चंस लगाने हैं, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप ये मेरा कोर्स जाके चेकआउट करिए, जहां पे आपको इंग्लिश के हर सेक्शन के सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चन सेग्रीगेटेड मिल जाएंगे। ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको कि भैया इसमें सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड मुझे ढूंढना पड़ा है। आपको सारी चीजें सेग्रीगेटेड मिल जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आपको कहीं पे भी ढूंढना नहीं है, नीचे आपको मिल जाएगा। अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है, आप इसको बहुत ही कम प्राइसेस में अवेल कर सकते हैं और अपनी बचे हुए जो आपका 1 महीना है उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लेकर अपनी तैयारी कर सकते हो। सो विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। जरूर से अपने कमेंट्स छोड़ के जाना कि आपको वीडियो में क्या नया जानने को मिला, आपको टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है, कितनी आपको हेल्प मिलती है इसी तरीके से पढ़ाई करने में। आपके कोई फीडबैक या सजेशन हो तो वो भी आप फ्रीली दे सकते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आप पढ़ना चाहेंगे इसी तरीके से वो भी आपको बता के जाना है। एंड या विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई होप आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी एंड आपको उससे बेनिफिट मिल रहा होगा। सो आप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। बाय।